और उन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस की चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक ऑर्बिट में करते हैं। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। तो इन ऑर्बिट्स का नंबर कितना होगा, कितने ऑर्बिट्स इसमें पाए जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने कोई अपने मॉडल में नहीं बताया। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करते करते उसकी एनर्जी जो है एक टाइम ऐसा आएगा उसकी एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तीसरा, जब हम एमिशन कराते हैं किसी भी एनर्जी का, तो जो इसका स्पेक्ट्रा है वो स्पेक्ट्रा जो है कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब है जो एनर्जी है उसका कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन हो रहा है, या तो एनर्जी निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो हो रहा है कि जिससे कि जो स्पेक्ट्रम है वो जनरेट हो रहा है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जब उनकी एनर्जी जो है खत्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगी। दूसरा, जो स्पेक्ट्रा आता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूमने में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब वो घूम रहे हैं, या तो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रा आ रहा है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आ रहा है। इस तरीके से तो ये जो स्पेक्ट्रा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं ये स्पेक्ट्रा क्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रा की। स्पेक्ट्रम क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हर लाइट की हमें मालूम है एक वेवलेंथ होती है। उस वेवलेंथ के आधार पर जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा बैंड होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो सबसे कम वेव बैंड होता है। तो विबग्योर का फॉर्मेशन जो है उसी के बेसिस पर होता है। यानी जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो जो कलर जनरेट हो रहे हैं किसी भी सिस्टम में, लाइट जनरेट हो रही है, जो बैंड्स जनरेट हो रहे हैं कलर बैंड्स, उन कलर बैंड्स को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। उन कलर बैंड्स को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो प्रिज्म से जब हम किसी लाइट को पास करते हैं तो वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाता है, कलर लाइट के बैंड्स जनरेट करता है। या आपने रेनबो देखा होगा, तो उसमें कलर लाइट के बैंड जनरेट होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। हमें मालूम है जो रेड लाइट होती है जो देखिए रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जो कि सबसे
कम डेविएट करती है, जबकि वाइल वॉयलेट लाइट हैज शॉर्टेस्ट wavelength, which deviate more. तो रेड लाइट जो है उसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होता है, तो उसका डेविएशन कम होता है, और जो वॉयलेट लाइट होती है उसका डेविएशन ज्यादा होता है। अब जो लाइट जो है वाइट लाइट, जब हम उसको स्पेक्ट्रम में चेंज करते हैं और वो स्पेक्ट्रम जो है वो वॉयलेट टू ग्रीन, वॉयलेट टू रेड अगर जाता है तो उसको, इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। होता क्या है, जैसे हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो आप लोग देखेंगे शुरुआत में उसका कलर धीरे धीरे चेंज होता जाता है और लास्ट कलर क्या हो जाता है? रेड कलर पे आ जाता है वो। तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हमें मिलती है। अगर वो रेड, वॉयलेट टू रेड कलर तक जाता है तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नोट कर लो। नेक्स्ट आता है आपका एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो, ये जैसे हमारे पास एक बॉडी है या कोई भी मेटल बॉडी है, अगर हम इसको हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं? एनर्जी। उस एनर्जी को ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर उससे कोई हमें स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। इस बॉडी, कोई भी बॉडी अगर एनर्जी लेने के बाद कुछ एनर्जी एमिट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? इसका जो फोटोग्राफी इफेक्ट है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। इसमें क्या होता है, जो एमिशन हो रहा है यहाँ लाइट का किसी भी बॉडी से, तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट पर एब्जॉर्ब हो जाता है, उस स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा समझ गए? जब हमारे पास कोई बॉडी है और उसको हमने कुछ एनर्जी दी है, और एनर्जी देने के बाद वो एनर्जी इवॉल्व करती है, निकालती है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। और उस एनर्जी से जो एब्जॉर्प्शन जनरेट होता है किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और इन दोनों स्पेक्ट्रा को हम स्टडीड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्लियर है ये बात? तो हमने कुछ चीजें पढ़ी। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की, स्पेक्ट्रा क्या होता है,
एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब जब कोई भी व्हाइट लाइट, किसी भी वेवलेंथ की कोई व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाता है, 7 कलर के बैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ज्यादा वेवलेंथ की होती है उसका बैंड कम होता है, जो कम वेवलेंथ की होती है उसका बैंड सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात, ये जो व्हाइट लाइन से जो स्पेक्ट्रा जनरेट हुआ, बैंड्स जनरेट हुए, कलर बैंड्स, इसको ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसके अलावा जो रेड लाइट होती है उसका वेवलेंथ ज्यादा होती है लेकिन उसका डेविएशन कम होता है। वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है लेकिन उसका डेविएशन ज्यादा होता है। तो जब भी कोई व्हाइट लाइट रेड लाइट टू वॉयलेट लाइट टू रेड लाइट तक जाती है, जब हम किसी भी, आपने देखा होगा काफी सारे लोग लोहे को गर्म करते हैं और उससे अलग अलग तरीके के टूल्स बनाते हैं, तो वो आपने देखा होगा कभी, तो आप गौर से देखिएगा वो जो मेटल है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज करता है और लास्ट कलर क्या चला जाता है? रेड कलर, क्योंकि वो हाईएस्ट वेवलेंथ पर पाया जाता है। क्लियर है? तो विजिबल रीजन में हम इन स्पेक्ट्रा को देख सकते हैं। जो वेवलेंथ है वो किस में होगी? विजिबल रीजन में। तो अगर वॉयलेट से रेड की तरफ जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और इसके बाद है एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या हो गया? जब हमने किसी बॉडी को हीट दी, हीट देने पर वो एनर्जी जनरेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। और इसका केवल उल्टा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर वो स्पेक्ट्रा जनरेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और इनको स्टडी करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब आते हैं नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर। अब देखिए, हमें भी मालूम है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एटॉमिक नंबर होता है। इस एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमेशा एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। और एटॉमिक नंबर जो है हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। इसके अलावा number of electron present in a neutral atom। यानी किसी न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। क्लियर है? एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे उसमें? 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17।
एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। क्लियर है? जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखिए F नेगेटिव है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां जितने भी एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही रहेगा हमेशा। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव लगने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है चेंज नहीं होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। यानी जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन का नंबर उसके बराबर रहेगा। लेकिन अगर इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तब इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं। एक और देखेंगे, यहां इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। यानी प्रोटॉन का नंबर वही रहेगा। कितने रहेंगे 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे 10। ये आपको नोट करना है। क्लियर है? इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मास नंबर। देखिए मास नंबर क्या होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं ए। और इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 और इसका मास नंबर है 16। यहां हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 8। ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर। नीचे लिखा हुआ वो एटॉमिक नंबर है, ऊपर लिखा है जो वो मास नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 8। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये जो मास नंबर है इसमें से इस नंबर को माइनस कर देंगे। यानी कि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 कितना आ गया 8। और ये आगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर ए जो है बराबर हो जाएगा 8 प्लस 8 कितना आ गया 16। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कहलाते हैं मास नंबर। क्या कहलाते हैं मास नंबर। नोट कर लीजिए। देखिए हमें मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus are known as न्यूक्लियॉन्स। हमें मालूम है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम्मिलित हम क्या कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर जो है डिफरेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स। हम कह सकते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम मास सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल है हीलियम, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी कितना है 1। इसको हम प्रोटियम भी कहते हैं। इसमें मास नंबर कितना है 2, एटॉमिक नंबर 1 है। इसको हम ड्यूटोरियम भी कहते हैं। 1H3 इसमें मास नंबर कितना है 3। इसको हम ट्रिटियम भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखना जो ट्रिटियम होता है इट इज रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। रेडियो एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स जो हैं इवॉल्व होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोबार्स। क्या आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं जिनके मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर जैसे देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 और इसका मास नंबर है 50। इसी तरह ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है मास नंबर 50। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है आइसोबार्स हैं।
एक दूसरे की क्या है, आइसोबार्स। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे। आइसोबार्स मतलब जिनके मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स देख लीजिए, मेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो सेम होती है। कार्बन 13, नाइट्रोजन 14। देखिए इन सभी में न्यूट्रॉन्स की संख्या 7 है। तो जहां न्यूट्रॉन की संख्या अगर सेम है तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, आइसोटोन्स। नेक्स्ट आता आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है सेम होती है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम होता है। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी होगी, सेम होती है। देखिए जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहाँ 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना हो गया, 10। तो ये क्या कहला रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों के भी 10 है, तो ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आई होप आपको ये सभी समझ में आए हो। पहला जो था वो एटॉमिक नंबर के बारे में था। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तब ये एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। न्यूक्लियस में हमें मालूम है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना, न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद आते हैं आपके आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। नेक्स्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनके मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। नेक्स्ट आते हैं आपका आइसोटोन्स, जिनके न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम होता है, उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिन स्पीशीज में सेम होते हैं, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। इन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो है ये पॉइंट्स जो हैं इन पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। इसमें बोर्ड पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके 11th के एग्जामिनेशन में भी
काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। नेक्स्ट आता है आपका सबसे पहले जो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद आपने पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट आता है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। कौन सा मॉडल आएगा? बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखिए बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है, बोर्ड्स जो है उनका एलिमेंट्स के डिस्कवरी में और इनके बारे में बताने में काफी सारा काम रहा है। तो बोर्ड्स का एटॉमिक थ्योरीज दी गई। ये जो थ्योरी है ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? जैसे कि जो हम लोगों ने देखा कि कोई भी बॉडी है और उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है हमें, वो कैसा मिल रहा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसका मतलब है जो लाइट मिल रही है हमें, लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है, एमिशन हो रहा है लाइट का, वो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है। जबकि जो प्लांक्स थे उनका मानना ये था जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन है वो क्वांटास के फॉर्म में हो रहा है, एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में हो रहा है। किसके फॉर्म में हो रहा है? एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में। बात समझ में आई? किसके फॉर्म में हो रहा है? बंडल्स के फॉर्म में। तो जो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है वो किस पर बेस्ड है? प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो हम कह सकते हैं बोर्ड्स मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये प्लांक्स जो थे ये काफी अच्छे रिसर्चर थे, लेकिन अपनी रिसर्च को पब्लिश नहीं किया करते थे। लेकिन इन्होंने एक दिन अपनी रिसर्च को क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। और ये रातों रात स्टार बन गए। इनका मानना ये था जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं आती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, जिनको उन्होंने क्या कहा? क्वांटा या फोटोन कहते थे, बंडल्स ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी emits in the form of bundles या फॉर्म ऑफ क्वांटा, या वो इसको बंडल्स कहते थे, फोटॉन्स यानी बंडल्स of definite amount of energy। यानी एनर्जी के डेफिनेट अमाउंट के जो बंडल्स हैं छोटे छोटे, उनके फॉर्म में एनर्जी जो है आती है। किसके फॉर्म में आती है? बंडल्स के फॉर्म। लेकिन उसके बाद भी एक कंडीशन जनरेट रही कि जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो आज भी हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, इसके कुछ अपने पोस्टुलेट्स थे।
ये जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी पर आधारित थी, इसलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। तो इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थी। मेन जैसा कि रदरफोर्ड ये कहा करते थे कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं वो कितने होते हैं। तो ये रदरफोर्ड के जब हमने पूछा इनसे क्वेश्चन कि भैया आप बताएं कि कितने ऑर्बिट्स होंगे, तो इनका कहना ये था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को इन्होंने बताया। तो हम कह सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इनफाइनाइट नंबर of energy levels are present which are known orbits, और हम इनको शेल्स भी कहते हैं, या तो हम इनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स या सेल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने इनसे पूछा, भैया ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो रदरफोर्ड के अनुसार तो उसमें से एनर्जी निकल रही है। अगर एनर्जी इसी तरह निकलती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और वो किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जब वो रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन, तब कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नो एनर्जी एमिट्स। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ऑर्बिट, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट था, अब हमें ये जानना था अब किन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऑर्बिट्स तो हुए इनफाइनाइट, अब ऐसा तो है नहीं है हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाएंगे, तो किन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दो ऑर्बिट्स which have angular momentum equal to या simple multiple of h अपॉन 2 पाई। ये जो है h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। इसका मतलब है जो रोटेशन हुआ है, तो ये हो गया mvr एंगुलर मोमेंटम, और ये बराबर हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई के। यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ n क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल, n क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीग्रल। इस तरीके से फोर्थ पॉइंट था एनर्जी के बारे में हमने जाना। एनर्जी जो होती है ऑर्बिट की वो क्या है, किसी भी अगर हम ऑर्बिट की बात करेंगे तो उनकी एनर्जी के बारे में हमने जाना। तो एनर्जी क्या होती है, E=h/μ, या हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, c/λ। तो हम कह सकते हैं E बराबर क्या हो गया, hc/λ। इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, E जो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, h हमें मालूम है जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू आप सबको मालूम होगा 3 × 10⁻⁴। इसके अलावा चेंज इन एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम। जो कि h/μ के बराबर होगी। क्लियर है, ये किसके बराबर हो जाएगी, h/μ के। तो चेंज इन एनर्जी है। फोर्थ पॉइंट हो गए पोस्टुलेट्स के, बोर्स एटॉमिक मॉडल के। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट। अब देखिए पहला पॉइंट हमने ये जाना कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उनका जो नंबर है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। दूसरा, जो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो जो है एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं रिवॉल्व होने पर। थर्ड क्या आता कि जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे जिनके एंगुलर मोमेंटम सिंपल मल्टीपल होंगे h/2π के। अब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी जो है बढ़ती जाती है ऑर्बिट्स की। जैसे जैसे पास आते हैं ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी इंक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। That is energy of orbit nearer to nucleus is low। यानी जो न्यूक्लियस के सबसे पास जो ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है।
न्यूक्लियस से जो सबसे पहला जो ऑर्बिट जुड़ा होता है उसको हम या तो 1 से डिनोट करते हैं या हम उसको K से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑर्बिट विद मिनिमम एनर्जी गिव्स 1 नंबर। दूसरा, ट्रांजैक्शन of energy takes place when electron jump into other orbits। देखिए, जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा। जो स्पेक्ट्रा है हमें अब ये भी मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो वो एनर्जी का ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है उसके बारे में बोर ये कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदता है, जंप कर जाता है, उस कंडीशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। इस चीज को देख लीजिए। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। इन ऑर्बिट्स को या तो 1, 2, 3, 4 नंबर दे सकते हैं, या हम इसको K, L, M, N से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जैसे इस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, अब इस फर्स्ट ऑर्बिट से अगर थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी एनर्जी का जो ट्रांजैक्शन है वो उनके जंप करने से होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? कूद जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ में और सेकंड में चला जाता है तो यहाँ एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है। एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है। इसके अलावा एक पॉइंट और था, 8th पॉइंट। अब हमें मालूम है जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस में क्या कर लेगा? खींच लेगा, जिससे ये इसके अंदर चला जाएगा। अब हमने पूछा उससे कि भैया इसके साथ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जैसे हम एक धागे में एक कंकड़ बांध लें और उसको ऊपर कभी घुमाएं तो आप देखेंगे जब उसको छोड़ेंगे तो वो काफी दूर जाके गिरता है। तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इनका ये कहना था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? काउंटर बैलेंस कर देते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से, इन ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाता है, न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। तो उनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको काउंटर बैलेंस किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। किससे काउंटर बैलेंस करता है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो हम कह सकते हैं Q1, Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर के, सेंट्रीफ्यूगेशन वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between electrons and nucleus हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम इसको कोलम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? कोलम्बिक फोर्स इज काउंटर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किससे हम काउंटर बैलेंस कर लेते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स थे जो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बताए, उस बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर ही हम इन पॉइंट्स के थ्रू काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स के थ्रू ही हम काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो आप सभी इनको अच्छे से करें।